हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 3 में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। आज के वीडियो में हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। और इस वीडियो को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, बहुत सारे इक्वेशंस और फॉर्मूला जो यूज होगा इस वीडियो में, वो लेक्चर नंबर 2 से रिलेटेड है। इसीलिए अगर आप अभी तक लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर पहले लेक्चर नंबर 2 फिर लेक्चर नंबर 3 देखें। चलिए तो लेट स्टार्ट रेसिस्टेंस। देखिए क्या होता है रेसिस्टेंस का चर्चा हम लोग कहाँ से चालू करते हैं भाई। तो देखिए क्या है ना, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे। क्या पढ़े थे पिछले चैप्टर में? मान लीजिए ना, ये है, देखिए ये जो है आपका, ये देखिए ये है आपका एक कंडक्टर। एक क्या है? ये कंडक्टर। इस कंडक्टर का लेंथ हम कितना मान लिए? L मान लिए। इस कंडक्टर का लेंथ हम कितना मान लिए? कंडक्टर का L लेंथ मान लिए इस कंडक्टर का। और ये कंडक्टर का लेंथ L मान लिए और इसको हम लोग बैटरी के मदद से जोड़ देंगे। बैटरी से क्या करेंगे? जोड़ देंगे ताकि इससे में करंट फ्लो कर सके। और आपको पता है कि इसमें करंट फ्लो करेगा किधर के तरफ? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के तरफ। इससे I करंट फ्लो कर रहा होगा। कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? I करंट। तो अगर इस कंडक्टर से I करंट फ्लो कर रहा है, L लेंथ का कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताए थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट बहेगा। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब आप क्या लिखेगा यहाँ पे? मान लीजिए कि अगर यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस अगर V का है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में E इज इक्वल टू माइनस V/L। मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को ही, लेंथ ऑफ कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यानी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। देखिए और ये भी पढ़े हैं हम लोग पिछले दिन। हम लोग क्या पढ़े हैं भाई कि I इज इक्वल टू ANEVD। I इज इक्वल टू ANEVD। ध्यान दीजिएगा, तो ANE को ANE कह दिए और VD को लिखे हैं माइनस EE/m और इंटू टाउ। याद करिए कल लेक्चर नंबर 2 इसीलिए देखने गए थे। माइनस EE/m इंटू टाउ हो गया ये। और यहाँ से लिख दीजिएगा आप ANE हो गया। I इज इक्वल टू ANEVD हो गया, ANE और माइनस EE/m तो E/m तो लिख ही दिए हैं, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे क्या लिख दीजिएगा आप? माइनस V/L और इंटू टाउ। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो क्या लिख दीजिएगा? I इज इक्वल टू ANE स्क्वायर। देखिए ANE स्क्वायर है ना, ANE स्क्वायर देख लीजिए भाई, ANE स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका ANE स्क्वायर और इंटू V और इंटू टाउ और बटा क्या? ML। ये हो गया आपका क्या? ANE स्क्वायर V टाउ और बटा ML। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए इसको आप ऐसे लिखिए I इज इक्वल टू ANE स्क्वायर बटा टाउ और M और L, है ना। ये देख लीजिए और V को बाहर रखिए। इसको इसलिए लिखे हैं ना ताकि आप इसका तुलना किसके साथ करिए? ओम्स लॉ के साथ। ओम्स लॉ है ना, ओम्स लॉ का नाम आप सुने होंगे। ओम्स लॉ क्या होता है? सिंस, ये आप 10th क्लास में पढ़े, हालांकि हम यहाँ भी पढ़ाएंगे, I इज इक्वल टू V/R, है ना। ये ओम्स लॉ होता है, यानी V है आपका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस और R क्या है? रेसिस्टेंस। R क्या है आपका? रेसिस्टेंस है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से आप लिख दिए I इज इक्वल टू V/R लिख दिए हैं। अब इसको कंपेयर करिए, है ना। कंपेयरिंग इक्वेशन 1, कंपेयरिंग इक्वेशन 1, कंपेयरिंग इक्वेशन 1, है ना, विथ किसके साथ? I इज इक्वल टू V/R के साथ। तो देखिए V के जगह तो V पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है ही, R के जगह पे चूंकि हम लोग रेसिस्टेंस पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग रेसिस्टेंस मतलब इसको कहते हैं ना क्या, ये है आपका एनालॉगस मेथड है कि हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला रख के और इसे कंपेयर कर देंगे। तो ये जो टर्म लिखा गया ना, ये कहीं ना कहीं क्या मिलेगा आपको? कंपेयर करिएगा तो क्या मिलेगा? हम लोग को मिलेगा कि जो 1/R है, 1/R वो किसके बराबर है? ANE स्क्वायर टाउ बटा ML। देख लीजिए ANE स्क्वायर टाउ बटा ML। ये क्योंकि V तो V है ही, 1/R के जगह पे क्या लिखा हुआ है? ANE स्क्वायर टाउ बटा ML लिख सकते हैं हम ऐसा। तो R बराबर क्या हो जाएगा? उल्टा कर देंगे, ML बटा ANE स्क्वायर टाउ, है ना। टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा आप यहाँ से? M
और बटा एन ई स्क्वायर टाउ और इंटू एल बटा ए, एल बटा ए, ये एक अलग कांस्टेंट है, इसको हम लोग रो मतलब रेसिस्टिविटी कहते हैं। ये एक अलग कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी। तो यहीं से क्या फॉर्मूला निकल के आ जाता है, रो एल बाई ए, है ना, क्या आ जाता है आपका, रो एल बाई ए। ये रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये क्या है आपका, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब कहिएगा यहाँ पे रो क्या है, तो बता ही दिए रो क्या है। अब रो पे थोड़ा सा गौर करिएगा ना, तो ये एम है, एन ई स्क्वायर है और क्या है, टाउ है, एम है, एन ई स्क्वायर और क्या है, टाउ है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दिए गए मटेरियल के लिए ये मास है इलेक्ट्रॉन का जो कभी बदलेगा नहीं, दिए गए मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कभी बदलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कभी बदलेगा नहीं, और हर एक मटेरियल का रिलैक्सेशन टाइम फिक्स होता है। तो दिए गए मटेरियल के लिए ये रो कांस्टेंट होगा, यानी कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल, कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल। हाँ, हम एल बट ए को बाहर इसलिए निकाले हैं क्योंकि लेंथ और एरिया हम वेरी करा सकते हैं, आयरन का ही कंडक्टर लेंगे, अलग लेंथ और अलग एरिया का लेंगे तो रेसिस्टेंस अलग होगा। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अभी फिलहाल हम लोग कहते हैं कि रो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी रो का नाम तो जानते ही, इसका दो नाम है ना, इसका नाम है रेसिस्टिविटी, ये क्या है आपका, रेसिस्टिविटी, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं इसको हम लोग, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। और ये किसके बराबर होता है, सिंस हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं आर इज इक्वल टू रो एल बटा ए, रो एल बटा ए देख रहे हैं ना। अगर लेंथ जो होगा 1 मीटर होगा और एरिया जो होगा 1 मीटर स्क्वायर होगा तो आर किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर। तो कहा जाता है कि रेसिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी क्या है, तो कहते हैं रेसिस्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस व्हेन करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब रेसिस्टिविटी एक्चुअली में कंडक्टर का रेसिस्टेंस है। कैसे कंडक्टर का, जिसका लेंथ 1 मीटर हो, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, उस कंडक्टर का ही जो रेसिस्टेंस है वही रेसिस्टिविटी कहलाता है। यही डिफिनीशन है रेसिस्टिविटी का। और बाकी रेसिस्टिविटी तो एम एन ई स्क्वायर टाउ है ना। रेसिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ना, क्या बोले, रेसिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, है ना, नेचर ऑफ मटेरियल। सबसे पहला जो हम मटेरियल ले रहे हैं उसके नेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। दूसरा वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। रेसिस्टिविटी हम यही निपटा दे रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है ना। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, तो देखिए सिंस इक्वेशन देखिएगा तो क्या दिखाई देगा, रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, मतलब रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम जो होता है, रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। क्यों, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगा जल्दी जल्दी कोलिजन होगा, तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा तो रिलैक्सेशन टाइम कम। तो आप कह सकते हैं कि ये जो होगा आपका देखिए, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, और रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। रेसिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, और रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। रेसिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कंडक्टर में यह घटना घटता है, ध्यान दीजिएगा, क्या बोले, कंडक्टर में यह घटना घटता है। रिलैक्सेशन टाइम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा, है ना। सॉरी, रिलैक्सेशन टाइम हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा और रेसिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या कहेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेसिस्टिविटी बढ़ता है, और इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ये टेम्परेचर हो गया और ये क्या हो गया, रेसिस्टिविटी हो गया, उल्टा लिख दिए, ये रेसिस्टिविटी हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, है ना। और ये ग्राफ आपका इस तरीके से बनता है, देख लीजिए कंडक्टर में, है ना। ये आपका ग्राफ कंडक्टर में इस तरीके से बनता है। छोटा सा ग्राफ बना दे रहे, रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का इस तरीके से ग्राफ बनता है, समझ रहे हैं बात को। और यही बात आप करिएगा सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर में ये रेसिस्टिविटी और ये टेम्परेचर,
घटता है। क्या होता है? घटता है। ये ग्राफ किसके लिए बनाइएगा? फॉर सेमी कंडक्टर, फॉर सेमी कंडक्टर। ये ग्राफ वैलिड होगा सेमी कंडक्टर के लिए, रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। और ये ग्राफ किसके लिए वैलिड होगा भाई? कंडक्टर के लिए, रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इधर टेम्परेचर ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसमें हम टेम्परेचर बनाए हैं और ये रेसिस्टिविटी। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेसिस्टिविटी बढ़ता है कंडक्टर में, सेमी कंडक्टर में उल्टा होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेसिस्टिविटी क्या होता है? घटता है। चूंकि दोनों एक साथ पूछता है इसीलिए बता दिए हैं। यहाँ पे हाइपरबोला ग्राफ आप बनाइएगा। रेसिस्टिविटी क्या है? ये किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है ना, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे, और किसी दूसरे चीज़ पे ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग अपना चर्चा फोकस करेंगे रेसिस्टेंस पे, उसके यूनिट पे। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिकली रेसिस्टेंस कहाँ से आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये जो वैल्यू है ना रेसिस्टेंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे किस चीज़ का? अब हम बात करेंगे यहाँ से जो हम लोग अभी इक्वेशन देखे उस पर छोटा छोटा, बहुत ही छोटा छोटा चीज़ है, जैसे यूनिट हो गया रेसिस्टेंस का, रेसिस्टिविटी हो गया उसका यूनिट हो गया, ये सब पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि रेसिस्टेंस जो होता है ना वो किसके बराबर हो गया? रो एल बटा ए। यही ना हमारा आया, जहाँ पे रो रेसिस्टिविटी है। ठीक है, और एसआई यूनिट जो रेसिस्टेंस का होता है वो क्या होता है? बचपन में पढ़े होंगे, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? ओम है। क्या है वो? ओम है। ठीक है, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है भाई? ओम है, ऐसे लिखते हैं। तो हम लोग रेसिस्टिविटी का यूनिट कैसे निकालेंगे? तो रो इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग? आर ए बटा एल, है ना। रो इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? आर ए बटा एल। तो ये ओम हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया एरिया, और ये मीटर, मीटर से मीटर कट गया, तो क्या बचेगा? इसको ओम मीटर कहेंगे, या इसको ओम मीटर को हम लोग साइमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम मीटर कहिए। क्या कहेंगे इसको हम लोग? ओम मीटर। साइमन इसको नहीं कहते हैं, साइमन दूसरे चीज़ को कहते हैं, इसको हम लोग ओम मीटर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होता है कि एक छोटा सा टर्म है, ये क्या है? रेसिस्टिविटी। इसका रेसिप्रोकल कहलाता है कंडक्टिविटी। इसका रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी, है ना। क्या कहेंगे उसको हम लोग? कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी जो होगा वो कंडक्टिविटी क्या होता है? 1 बटा रेसिस्टिविटी, 1 बटा रेसिस्टिविटी। ठीक है, 1 बटा रेसिस्टिविटी कहलाता है। इसका यूनिट क्या होगा? पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर। उसी तरीके से एक और टर्म है रेसिस्टेंस का उल्टा, उसको कहते हैं कंडक्टेंस। क्या कहते हैं हम लोग उसको? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होगा? 1 बटा रेसिस्टेंस, 1 बटा रेसिस्टेंस, है ना। 1 बटा आर कह सकते हैं इसको। इसका यूनिट क्या होगा? पर ओम। इसको हम लोग महो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महो। और इसी को साइमन भी कहते हैं। पर ओम, महो और साइमन कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये इसका यूनिट है। ये छोटा छोटा टर्म है, क्यों बता दिया गया? क्योंकि ना हम लोग याद करके जाते हैं रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, एग्जाम में पूछ देगा कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। तो जैसे हम बताए ना, क्या बोले कि अब पूछेंगे कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर से, मान लीजिए कहें ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है? इन कंडक्टर, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि बार बार कन्फ्यूजन होता है सेमी कंडक्टर और कंडक्टर में, इसलिए कंडक्टर में क्या होता है? रो इंक्रीजेस, रो बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका कंडक्टिविटी है ना, जो आपका कंडक्टिविटी है उसको सिग्मा से लिखते हैं, उतना कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कंडक्टिविटी क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। अगर ये बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक क्या होगा? घटेगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये रेसिस्टेंस का हम लोग यूनिट वगैरह देख लिए। अब क्या है कि रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो देखिए, रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सबसे पहला वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसका, क्योंकि ये रो है तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मटेरियल का नेचर सेम है तो भाई ये वाला फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। दूसरा लेंथ। अब कहिएगा ये कौन सा लेंथ है? तो कहेंगे लेंथ एलोंग विच करंट इज फ्लोइंग, लेंथ एलोंग विच करंट इज फ्लोइंग, वो लेंथ जिसके एलोंग क्या बह रहा हो? करंट बह रहा हो। लेंथ एलोंग विच करंट इज फ्लोइंग, वो लेंथ जिसके एलोंग करंट बह रहा हो। ठीक है, वो। और तीसरा क्या है भाई? तो तीसरा कहेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। होता क्या है, हम लोग बहुत बड़ा गलती करती है। ये सब जो टर्म लिखे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेचर पे तो समझ गए क्योंकि रो पे डिपेंड, रो है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो मटेरियल बदलेंगे तो रो बदलेगा तो ऑटोमेटिक रेसिस्टेंस बदल जाएगा। दूसरा लेंथ अलोंग विच कंडक्टर इज फ्लोइंग, है ना, यानी जिस लेंथ के, लेंथ नहीं बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर, वो लेंथ जिसके अलोंग करंट बह रहा है। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है, ये वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो करंट के डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर होगा, है ना। परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कौन सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो करंट के डायरेक्शन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और तीसरा चौथा ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। अब देखिए, अब हम लोग को एक एक करके सब एग्जाम्पल को समझना है कि इसमें लेंथ क्यों नहीं लिखे, इतना बड़ा लाइन क्यों लिख दिए, एरिया क्यों नहीं लिखे, इतना बड़ा लाइन क्यों लिख दिए, और टेम्परेचर का डिपेंडेंस तो हम लोग सबसे लास्ट में भी पढ़ेंगे ही आज, ठीक है। तो आप एक बार इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसका मतलब समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे और इसका मतलब समझेंगे कि कैसे रेसिस्टेंस इन सारे चीजों पे डिपेंड करता है, हाउ। इसका जवाब मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार या नोट कर लीजिए। देखिए, तो अब देखेंगे जो रेसिस्टेंस हम लोग जैसे देखे ना, यहाँ पे क्या बोले कि सबसे पहला मटेरियल वाला तो समझ गए कि रेसिस्टिविटी वाला फैक्टर है ना, रेसिस्टिविटी वाला फैक्टर है तो वो डिसाइड करेगा। टेम्परेचर वाला भी चूंकि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज करता है तो ये भी चेंज करेगा। लेकिन जो लेंथ और एरिया वाला फैक्टर है उस पर कैसे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, इस पर हम लोग देखेंगे। जैसे बहुत ही कॉमन सी बात है, जैसे सबसे पहला आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक सिलेंडर है ना, ये क्या है आपका, एक सिलेंडर, ठीक है। और इस सिलेंडर में क्या है, इस सिलेंडर में ये इसका एक्सिस है, इस डायरेक्शन में करंट बह रहा है इस सिलेंडर में, मान लीजिए करंट बह रहा है आपका इस डायरेक्शन में आई, तो थोड़ा जूम करके बनाए हैं। अब इसमें जब आई करंट बह रहा है तो पता है क्या होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसका लेंथ एल है ना, इसका रेसिस्टिविटी रो दिया हुआ है, तो इसका रेसिस्टेंस क्या लिखेंगे, रो। लेंथ में वो लेंथ लेंगे जिसके अलोंग करंट बह रहा है, तो ये एल लेंथ है, इसके अलोंग करंट बह रहा है, और ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए आपका क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो हम लोग क्या कर दिए, लगा दिए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए हो गया, रो एल बाई ए हो गया, ठीक है। बस इसका ये हो गया, क्योंकि एल लेंथ में बढ़ रहा था, और ये कौन सा एरिया है जो करंट के लेंथ के, जिस लेंथ में करंट बह रहा है उस पर परपेंडिकुलर हो। देखिए करंट ऐसे बह रहा है ऐसे, और इस पे ये एरिया गोल वाला क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या लिख दिया हम लोग, रो एल बाई ए, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से, अब जैसे मान लीजिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए कि एक्चुअली में हम लोग एल और ए वाला फैक्टर क्या है। है ना, देखिए ये जो फैक्टर है यहाँ से, जो कि फिर से बनाते हैं इसको, देखिए ये हो गया, एक हम बना दिए क्यूबाइड, क्या बना दिए, क्यूबाइड। इस क्यूबाइड में ये इस लेंथ को इधर, इसको ए मान लेते हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट ए बी और सी मान लिए। अब देखिए करंट अगर ऐसे बह रहा होगा, ऐसे गया, और करंट अगर ऐसे बह रहा है, आई करंट ऐसे बह रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोले, करंट के डायरेक्शन को देखना है। अगर ऐसे बह रहा है, तो अगर करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है तो हम लोग रेसिस्टेंस क्या लिखेंगे, इसका जो रेसिस्टिविटी है इस मटेरियल का, वो रो फिक्स है, वो तो मटेरियल फिक्स है, तो रो दिया हुआ है कि जिस मटेरियल का ये क्यूबाइड बना हुआ उसका रेसिस्टिविटी कितना है, रो है, तो क्या लिख दीजिए, ये हो गया हमारा। तो क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू रो, तो ठीक है, एल में कौन सा लेंथ लेंगे, वो लेंथ जिसके अलोंग करंट बह रहा है। तो देखिए अगर ऐसे बहेगा तो ये
ये बी लेंगे हम लोग लेंथ के जगह पे, ये वाला दूरी लेंगे, ये बी, इसी के अलॉन्ग बह रहा है। और कौन से एरिया पे परपेंडिकुलर है ये करंट, तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं ये वाला, ये इस पे ना परपेंडिकुलर है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा ए इंटू सी। ये तो ये आपका ए है ही और ये जो है सी है, तो ये क्या हो जाएगा ए सी। यानी एरिया में क्या लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। ये कौन सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिए, ये वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिए हैं जो करंट के फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये जो देख रहे हैं ना ये आपका हो गया वो एरिया जो करंट के फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो उसका एरिया ले लिए एसी। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद क्या है कि मान लीजिए कि ऐसे बह रहा है करंट नीचे से ऊपर, कितना करंट बह रहा है आई, कितना करंट बह रहा है आई। तो इस रास्ते के लिए कितना रेसिस्टेंस होगा, इसको R1 कह देते, इसको R2 कह देते। क्यूबाइड वही है, बस डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो बदल गया, नीचे से ऊपर बह रहा है, तो क्या लिखेगा रो। और लंबाई में कौन सा लंबाई लेंगे, वो लंबाई लेंगे जिसके लॉन्ग करंट बह रहा है, तो कौन सा लंबाई ए लेंथ के लॉन्ग ऐसे बह रहा है ए। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा लेंगे, जो इस पे परपेंडिकुलर होगा। कौन सा एरिया परपेंडिकुलर होगा भाई, ये वाला एरिया इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये जो है ना ये वाला एरिया इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो के। तो ये किसके बराबर होगा, बी इंटू सी, लंबाई गुना चौड़ाई ए बटा बी सी। अब हो सकता है कि करंट कैसे बहेगा, अब क्या बोले कि हो सकता है कि करंट कैसे बहेगा भाई, अब करंट बहेगा ऐसे, समझ रहे हैं ना, नीचे से ऊपर गया, इधर से अंदर से बाहर, तो अंदर से बाहर बहेगा तो क्या होगा, R3 इज इक्वल टू रो लेंथ, कितना लेंथ होगा, अगर ऐसे बहेगा तो C के लॉन्ग बहेगा है ना, C। और कौन सा एरिया पे परपेंडिकुलर होगा, A इंटू बी, A इंटू बी, मतलब करंट के फ्लो के डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर एरिया होगा वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे है ये वाला एरिया लिए हम लोग, तो ये वाला एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया होगा AC है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए इस तरीके का होता है, एक सिलेंडर लेते हैं हम लोग, देखिए कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर लेते हैं, कॉन्सेंट्रिक हॉलो सिलेंडर लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक हॉलो सिलेंडर लीजिएगा ऐसे करके, इधर इसमें जब करंट बहेगा ना, तो आप यहाँ पे रेसिस्टेंस कैसे लिखिएगा, इसमें जब करंट बहेगा तो रेसिस्टेंस कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए इसमें मान लीजिए इस डायरेक्शन में करंट बह रहा है, इसका मटेरियल का रेसिस्टिविटी रो दिया हुआ है, तो क्या करिएगा आप, एक छोटा रेडियस है, छोटा रेडियस को हम लोग ए कह देते हैं, और ये इनर रेडियस, आउटर रेडियस को आप क्या कह दीजिएगा बी। करंट ऐसे बह रहा है तो रेसिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, रो। जिस लेंथ के लॉन्ग बह रहा है, मान लीजिए वो लेंथ एल है, ये तो होगा ही, लेकिन कौन से एरिया पे ये परपेंडिकुलर होगा, तो एनुलर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो एरिया है ना, कौन सा एरिया लेंगे, देखिए ये तो है इसका एरिया, ये इसका एरिया, तो क्या लीजिएगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना ही एरिया लेंगे ना, इसी एरिया पे वो तो परपेंडिकुलर होगा, ये पाई ए स्क्वायर और ये एरिया होगा, ये पाई बी स्क्वायर एरिया होगा, तो जो एरिया बचेगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसी पर तो करंट परपेंडिकुलर होगा, यानी करंट के परपेंडिकुलर में वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा। तो R इज इक्वल टू क्या बचेगा, रो एल और बटा पाई बी स्क्वायर और माइनस क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस इस तरीके से निकलता है। मतलब देख लीजिए, सबसे अच्छा एग्जांपल यही हो सकता है, एक ही क्यूबाइड है लेकिन करंट के फ्लो का डायरेक्शन अलग अलग है, इसीलिए रेसिस्टेंस सेम ही क्यूबाइड में ड्यू टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो रेसिस्टेंस अलग अलग है ना। यानी ध्यान रखना, एल में वही लेंथ लेना है जो कि कंडक्टर के लेंथ के क्या हो, मतलब सॉरी, एल में वही लेंथ लेना है जिस लेंथ के लॉन्ग करंट बह रहा है, और ए में वही एरिया लेना है जो क्या हो, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो के परपेंडिकुलर हो। जैसे अगर ऐसे बह रहा है तो ये परपेंडिकुलर, ऐसे बह रहा है तो ये परपेंडिकुलर। अलग अलग एक ही कंडक्टर में अलग अलग रास्ते के लिए एरिया अलग अलग हो सकता है, मतलब रेसिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल में दिखाया गया, इसमें दिखाया गया, रो एल बटे याद करके चले जाएंगे तो काम कभी भी नहीं चलेगा। देखिए इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्ट्रेचिंग वाला क्वेश्चन बनाने के लिए बता देते हैं। सिंस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, तो स्ट्रेचिंग वाला क्वेश्चन कहेगा स्ट्रेच कर दिए हैं, तो ध्यान रखना है फॉर स्ट्रेचिंग स्ट्रेच करेगा तो लेंथ भी चेंज हो जाएगा और एरिया भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो स्ट्रेचिंग के लिए क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट, वॉल्यूम नहीं बदलता है। मतलब एरिया इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लंबाई का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। इसीलिए जब स्ट्रेच करेगा तो आप यूज कर लीजिएगा A1 L1 बराबर A2 L2। क्यों, कैसे यूज करिएगा A1 L1 बराबर A2 L2, तो आप कहिएगा ना एरिया को कर दिया आधा,
एरिया को आधा करेगा, पतला हो जाएगा तो लंबाई बढ़ जाएगा। तो A1 L1 बराबर A2 L2 करके आप फॉर्मूला फिर से यूज कर सकते हैं। एक बार इनिशियली R इज इक्वल टू रो एल बटे ए कर लीजिएगा, है ना, यानी इनिशियल रेसिस्टेंस आप पता कर लीजिएगा। कैसे पता कर लीजिएगा इनिशियल रेसिस्टेंस? तो लिखिएगा इनिशियल रेसिस्टेंस पता करने के लिए क्या, रो L1 बटा A1 लिख दिया यहाँ पे। अब फाइनल पता करना होगा तो R फाइनल बराबर जानते क्या लिख दीजिएगा, रो L2 बटा A2। अब कहिएगा ये सब वैल्यू कहाँ से आएगा भाई? तो ये सब वैल्यू आएगा यहाँ से, वॉल्यूम कांस्टेंट वाले रिलेशन से। तो लिखिएगा A1 L1 बराबर A2 L2। क्लास 10th में भी ऐसा क्वेश्चन किए होंगे, बस रिवीजन समझ लीजिए, एक तरह का करवा दिए। लेकिन ये सब जो बताए कि लेंथ और एरिया के फैक्टर पे करंट कैसे डिपेंड करता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये हम हीट में भी पढ़ाते हैं, जब हम थर्मल रेसिस्टेंस पढ़ाते हैं, इसका बहुत सारा डेरिवेशन हम वहां भी करते हैं। अगर आप हीट चैप्टर पढ़े होंगे तो आप जरूर से उस डेरिवेशन को देखिएगा। और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन थर्मल रेसिस्टेंस निकाल के करवाए थे, सेम चीज वहां पे भी था। वहां पे होता था थर्मल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, 1 बटा के एल बटा ए, मतलब रो के जगह पे 1 बटा के आया था वहां पे, और एल बटा ए तो वही है। वहां पे भी एल वही लेंथ था जिसके लॉन्ग हीट करंट बह रहा था, और ए वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था जो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो का क्या था, परपेंडिकुलर था। ठीक है, फिर से एक बार इसको आप नोट करिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं और बताएंगे कि हाउ रेसिस्टेंस ऑफ मेटल्स या कंडक्टर डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। नोट कर लीजिए इसको। देखिए, अब जो इक्वेशन हम लोग देखे उस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है जो देखिएगा, जैसे कि आपसे ये कह दें यहाँ पे, जैसे हम कहें इफ अ कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड, इफ अ कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड, किसी कंडक्टरों को हम क्या कर दिए, स्ट्रेच कर दिए, है ना, सच दैट इफ अ कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स लेंथ बिकम डबल, इट्स लेंथ बिकम्स डबल। ऐसे स्ट्रेच किए कि इसका लेंथ डबल हो गया। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स रेसिस्टेंस, इफेक्ट ऑन इट्स रेसिस्टेंस। तो आपको बताना है इसके रेसिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बताना है इसके रेसिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम फॉर्मूला क्या देखें भाई, फॉर्मूला हम लोग देखें R इज इक्वल टू रो एल बटा ए। क्या देखें इक्वेशन में, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, देखें है ना। तो रो एल बाई ए जब हम लोग देख लिए हैं, तो देखिए सबसे पहले R इनिशियल लिख देते हैं। R इनिशियल इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं हम लोग, रो के जगह रो लिख लेते हैं, एल ए मान लेते हैं। अब L1 A1 लिख देते हैं। R फाइनल के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, रो L2 A2। अब देखिए क्या कह रहा है, लेंथ को ऐसे स्ट्रेच किए कि लेंथ दुगना हो गया है, तो हम लोग ये वाला रिलेशन यूज कर देंगे, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। और हम ये मान लिए कि पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था और लेंथ L था। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा ये पता नहीं है, लेकिन स्ट्रेच किए तो लेंथ दुगना हो गया, लेंथ क्या हो गया, दुगना हो गया। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख देंगे पता है, L से L कट जाएगा, A2 इज इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा आप यहाँ से, A2 इज इक्वल टू लिख दीजिएगा A/2, मतलब एरिया आधा हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो एरिया जब आधा हो जाएगा तो यहाँ से क्या लिख दीजिएगा, इसको A और L मान ही लिए हैं, A2 के जगह पे क्या लिख दीजिएगा आप A/2, और लेंथ के जगह क्या लिख देंगे 2L। तो फाइनल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और इंटू रो L बटा ए। ठीक है, तो आप यहाँ से कहिएगा ना फाइनल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 4, L बटा ए के जगह पे क्या लिख देंगे R इनिशियल। मतलब कहेंगे जब हम लेंथ को डबल किए हैं तो लिखेंगे रेसिस्टेंस इंक्रीजेस 4 टाइम्स। कितना गुना रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, 4 गुना। देख रहे हैं ना, 4 गुना बढ़ गया है, लेंथ को डबल किए हैं। तो ऐसा नहीं समझ लीजिए कि R जो है L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लेंथ को बढ़ाए हैं, लेंथ को डबल किए हैं तो एरिया भी क्या हो जाएगा आपका, लेंथ को डबल किए तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल कभी मत सोचिएगा, अगर ऐसा सोचिएगा तो आप गलती कर बैठिएगा। इसीलिए ये गलती कभी भी नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि एरिया भी तो चेंज करेगा, इसीलिए तो ये यूज किए। एरिया आधा हो गया, लेंथ को दुगना किए तो फाइनली रेसिस्टेंस 4 गुना हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है ना, रेडियस वगैरह दे देगा, तो बहुत आसान है, रो L बटा ए है ना भाई, रो L बटा ए, और सीन से हम जानते हैं कि एरिया किसके बराबर है, पाई R स्क्वायर के बराबर है, या इसको हम पाई और रेसिस्टेंस रेडियस को हम लोग क्या लिखते हैं, रेडियस को हम लोग लिखते हैं ना, रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा है। रेडियस क्या है, डायमीटर का आधा है, तो डी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर बाई 4। क्या है, पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे रेसिस्टेंस इज इक्वल टू
रो एल, और एरिया के जगह पे क्या लिख दीजिएगा पाई आर स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या रो एल, एरिया के जगह पे क्या लिख दीजिएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये सब चीज़ भी ध्यान रखते हैं। अगर वो कभी रेसिस्टेंस के टर्म में या वो कभी एरिया के टर्म में हमसे सवालात कर दिया तो हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एरिया के जगह पे जो पूछ रहा है हम लोग क्या करेंगे उसको रख देंगे, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम के टर्म में भी आपको बता ही दिए हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है स्ट्रेच करेगा तो स्ट्रेचिंग वाला क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। इसको नोट करिए। फिर हम लोग आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा कि हाउ रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, उस पर बात करेंगे। ये बता दिया आपको, क्योंकि इस तरह का भी क्वेश्चन मिलेगा तो विचलित होने का जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। देखिए अब हम बात करेंगे कि कैसे जो हमारा रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो क्या देखेंगे हम लोग यहाँ से भाई, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। क्या देखेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, है ना, डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे वो कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो लिखेंगे कि इन मेटल्स या कंडक्टर के केस में रेसिस्टेंस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, रेसिस्टेंस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कारण क्या है, क्योंकि रेसिस्टिविटी बढ़ रहा है टेम्परेचर के बढ़ने से तो ये भी बढ़ेगा। इसके फॉर्मूला में भी तो टाउ था, इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मेटल के केस में या कंडक्टर के केस में। हालांकि है ना, हालांकि सेमी कंडक्टर में उल्टा होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या होता है घट जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे यहाँ से कि दिस इज गिवन मैथमेटिकली एज, इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, दिस इज गिवन मैथमेटिकली एज, इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना, R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही है। R नॉट क्या है, R नॉट लिखेंगे, R नॉट क्या है आपका टेम्परेचर, R नॉट है रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सी, रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सी, है ना, या ऐसे लिखे ना R2 इज इक्वल टू R1, तो R1 क्या लिखेगा रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T1, रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T1, और R2 क्या है आपका जनरल फॉर्मूला लिख दिए रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T2, टेम्परेचर T2, और अल्फा क्या है टेम्परेचर कोइफिशिएंट, है ना, टेम्परेचर कोइफिशिएंट है, हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है, दिया हुआ रहेगा आपका क्वेश्चन में, टेम्परेचर कोइफिशिएंट है, ये क्या है आपका टेम्परेचर कोइफिशिएंट। ठीक है, और डेल्टा टी किसके बराबर है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, यही है फॉर्मूला। कहीं कहीं लिखा जाता है R बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा टी, तो T 0 से ले लेता है, फाइनल ले लेगा T और इनिशियल ले लेगा 0, तो R बराबर R नॉट लिखेगा और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो हम ये सब कचरा में करने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे कह देंगे ना, अगर हम कह देंगे T2 बराबर T एंड T1 बराबर T नॉट, तो R2 बराबर हो जाएगा R और R1 बराबर हो जाएगा R नॉट, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए R इज इक्वल टू R नॉट और 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस अल्फा टी, है ना, यानी टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सी भी है तो रेसिस्टेंस 0 नहीं होता है वहाँ पे। अब इसका ग्राफ जब बनाते हैं तो ग्राफ ऐसे बनता है, इधर लिखते हैं हम लोग क्या टेम्परेचर, इधर लिखते हैं रेसिस्टेंस, यहाँ पे टेम्परेचर होता है 0, है ना, ऐसे इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं, यानी 0 डिग्री सी पे यही जो है ना यही आपका R नॉट है, यही क्या है आपका R नॉट, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेसिस्टेंस क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है। तो मेटल्स में टेम्परेचर जो होता है रेसिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर के साथ इसी तरीके से डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा क्या है, तो अल्फा जैसे क्या लिखिएगा आप यहाँ से लिखेंगे, अल्फा के बारे में भी जान लीजिए, पूछा जाता है आपसे, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ना R2 इज इक्वल टू R1 और प्लस R1 अल्फा डेल्टा टी, R1 अल्फा डेल्टा टी, तो लिखिएगा इसीलिए
R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा डेल्टा टी। R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से अल्फा बराबर आप क्या लिख दीजिएगा, अल्फा बराबर लिखिएगा R2 माइनस R1 और डिवाइडेड बट्टा R1 डेल्टा टी, है ना। ये हो गया अल्फा। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है, R2 माइनस R1 हो गया चेंज इन रेसिस्टेंस। R2 माइनस R1 क्या हो गया, चेंज इन रेसिस्टेंस, है ना। R2 माइनस R1 क्या हो गया, चेंज इन रेसिस्टेंस। R1 क्या हो गया, इनिशियल रेसिस्टेंस, इनिशियल रेसिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या हो गया आपका, चेंज इन टेम्परेचर। तो आप क्या कहिएगा, कैसे डिफाइन करिएगा इसको, तो लिखिएगा यहाँ से क्या लिखेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, है ना। अब यहाँ से लिखिएगा यूनिट ऑफ अल्फा, अल्फा का यूनिट क्या होगा, बहुत ही आसान है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस तो कट जाएगा यूनिट में, खाली बचेगा 1 बटा टेम्परेचर। तो कहिएगा पर डिग्री सी या फिर क्या, पर केल्विन, पर डिग्री सी या फिर क्या कहिएगा आप इसको, पर केल्विन कहिएगा। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको अल्फा का यूनिट पूछा जाए, इक्वेशन पूछा जाए, तो लिख सकते हैं अल्फा क्या है, चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेसिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये चेंज इन टेम्परेचर। और क्या ध्यान रखना है, मेटल्स में, ये कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। और क्या ध्यान रखना है, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, सेमी कंडक्टर में क्या होता है, लिख लीजिएगा कि नोट करके क्या लिख लीजिएगा, बोर्ड्स में ये सब पूछा जाता है, इसीलिए सेमी कंडक्टर वाला बात बता रहे हैं। सेमी कंडक्टर तो पढ़ना भी है आपको, लेकिन फिर भी तो लिखेंगे इन सेमी कंडक्टर्स रेसिस्टेंस क्या, डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेसिस्टेंस वहाँ पे क्या होता है आपका, टेम्परेचर के रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है टेम्परेचर के बढ़ाने से, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारा बात आप ध्यान रखेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट बात था रेसिस्टेंस को लेके वो सब आपको इस चैप्टर में अभी बता दिया, मतलब आज के वीडियो में बता दिया गया। अगले वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्जाम में टॉप करते रहिए। थैंक यू। इसको नोट कर लीजिए आप।